नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है खूबसूरती के नशे में पत्नी ने की जिंदगी बर्बाद। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी कहानी तो आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और हम आपकी कहानी को आपके नाम से ही आप तक पहुंचा देंगे। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सीमा को जिस तलाक की चाहत थी वह उसे मिल गया, लेकिन अपने जिस रूप, यौवन और जवानी पर उसे घमंड था वह अब ढल चुकी थी। अब उसका हाथ थामने वाला कोई नहीं था। आखिरकार 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया और सीमा को तलाक मिल गया। उसने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया था। तब वह 25 वर्ष की जवानी के भार से लदी हुई सुंदर युवती थी, लेकिन अब वह 36 वर्ष की प्रौढ़ा हो चुकी। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, बालों में सफ़ेद चांदी चमकने लगी। सीमा के दिमाग में विचार बवंडर की तरह उमड़ घुमड़ रहे। सीमा विचारों में खोई हुई अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरकर चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगी। कोर्ट परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। बहुत अधिक शोर था। शोर की अधिकता उसके कान बहरे कर रही थी। फरवरी का महीना था और धूप में तीव्रता का एहसास होने लगा था। सीमा चलते चलते एक छोटे से पार्क में पहुंच गई। पार्क में कुछ लड़के लड़कियां बैठकर चुहलबाजी कर रहे थे। उसने काफ़ी उनकी तरफ ध्यान दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लंबी आह भरी वहाँ पर कुछ धूप छांव थी। सीमा लड़के लड़कियों की तरफ देख कर सोचने लगी। शादी से पहले उसकी सहेलियाँ कहा करती थी कि वह बहुत ही घमंडी और अपनी खूबसूरती के नशे में चूर लड़की। सीमा बहुत सुंदर थी। उसमें घमंड भी चूर कूट कूट कर भरा था, लेकिन यह कोई अवगुण नहीं होता। वह माँ बाप की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। भाई उससे कोई विशेष मतलब नहीं रखता था। वह अपने दोस्तों में ही मगन रहता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमा के पिताजी ने उसका रिश्ता एक अच्छे घर परिवार देखकर कर दिया। विदाई के समय सीमा की माँ ने सीख दी, बेटी अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें सोच समझ कर काम लेना, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। पति को काबू में रखना, सास ससुर को दबा कर रखना, उनके रिश्तेदारों को कभी भाव ना देना, वरना एक दिन वह तुम पर बोझ बन जाएंगे। दामाद जी वैसे भी इकलौते हैं, नंद को मुंह मत लगाना, नहीं तो आए दिन वह अपनी मांग लेकर मायके में खड़ी रहेगी और भार तुम्हें उठाना पड़ेगा। कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी सास ससुर से अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन बिताओ। इसके लिए पति को टोकती रहना। एक न एक दिन वह तुम्हारी बात जरूर सुनेगा और अपने माँ बाप से अलग हो जाएगा। माँ की बात सीमा ने गांठ बांध ली। शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने सास की बातों पर ध्यान देना बंद किया। सास कुछ कहती तो वह अनसुना कर देती। सास उसके पास आकर कुछ कहती तो तड़तड़ा कर कहती, आप क्यों नहीं कर लेती? इतना छोटा सा तो काम है, हर काम के लिए मेरे सिर पर खड़ी रहती। जब मैं इस घर में नहीं थी तब भी तो काम होते थे। सीमा जानबूझकर कोई न कोई हंगामा खड़ा कर ही देती। फिर भी सास उससे तकरार नहीं करती थी। सीमा के सास ससुर बहुत ही शालीन लोग थे। नंद भी शादीशुदा थी। बहू के तेज तरार रवैये से वह परेशान जरूर रहते थे, लेकिन हमेशा झगड़े को दबाने की कोशिश करते थे और सीमा अपनी चाल में नाकामयाब हो जाती थी। एक दिन सीमा ने अपने पति से कहा, मुझसे यह रोज़ रोज़ दाल चावल और आलू मटर की सब्जी नहीं खाई जाती। मैं अपना खाना अलग बना लिया करूँगी या फिर होटल से मंगा लूँगी। मैं यह फूड गवार जैसा खाना नहीं खा सकती। सीमा के पति राजीव ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें जो पसंद है वह बना लिया करो, तुम्हें कोई मना नहीं करता। मम्मी पापा को खिचड़ी दलिया हल्का ही खाना होता है, क्योंकि पिताजी को शुगर और बीपी की शिकायत है, इसीलिए माँ साधारण खाना बनाती।
अधिक तला भुना मिर्ची मसालेदार खाना खाने की उन्हें मनाही, परंतु तुम्हें कौन मना करता है? तुम अपनी पसंद के अनुसार बनाकर खा सकती हो। सीमा रसोई में खाना नहीं बनाती। वह फास्ट फूड की शौकीन थी। चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना उसे पसंद था। वैसे भी घर की रसोई में खाना बनाने, बर्तन साफ करने की जिल्लत कौन उठाए, इसीलिए वह होटल से खाना मंगा लेती। सास से दो टुक शब्दों में बात करती, कह देती कि मैंने अपना खाना होटल से मंगा लिया है, आप लोगों को खाना है तो अपना खुद बना लीजिए। सीमा राजीव को जिद करके बाहर ले जाती और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाकर आती। ऐसे वह हफ्ते में 2-3 बार जरूर करती। सीमा देखती कि जब वह बाहर से खाना खाकर आते हैं तो राजीव का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता है, लेकिन वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। एक दिन राजीव ने कह दिया, सीमा अब यह महंगे शौक छोड़ दो, अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी समझो। मेरी सैलरी इतनी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवा सकूं या तुम्हें महंगे होटल में खाना खिला सकूं। रसोई में खाना बनाना सीख लो, मैं तुम्हें रोज रोज बाहर का खाना नहीं खिला सकता। सीमा ने चिढ़कर राजीव से कहा, मैं पूरे घर के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, कोई बावर्ची नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा और अपना ही खाना बना सकती हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें रसोई अलग करनी होगी, या फिर तुम चाहो तो हम कहीं दूसरे शहर में जाकर रह सकते हैं। तुम यहाँ से अपनी ट्रांसफ़र करवा लो। राजीव तिल मिला कर रह गया, परंतु फिर भी वह शांत स्वभाव का था। वह सीमा को समझाते हुए बोला, माँ बाप हमारे ऊपर बोझ नहीं, तुम जानती नहीं हो, दूसरे शहर में जाकर रहना इतना आसान नहीं होगा, हमारा खर्चा कई गुना बढ़ जाएगा। सीमा बोली, तो क्या तुम मेरा और अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते? यदि तुम खर्चा नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? समझ नहीं आता, लोग कमाते तो एक धेला है और सुंदर पत्नी की कामना रखते हैं, सोचते हैं उन्हें स्वर्ग की अप्सरा मिल जाए, लेकिन खर्चे उठा नहीं सकते। इससे अच्छा तुम कवारे ही रहते। सुंदर पत्नी के खर्चे भी अधिक होते हैं, यह तुम्हें समझ लेना चाहिए था। राजीव को भी गुस्सा आ गया और वह बोला, सीमा तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि रोज़ रोज़ महंगे होटलों में खाने से मेरी तनख्वाह 15 दिन ही में ही उड़ जाएगी, फिर मैं पूरे महीने का खर्च कैसे चला पाऊंगा? और रही बात मेरे पापा की, तो उन्हें इतनी पेंशन मिलती है कि वह अपना खर्चा उठा सकते हैं। वह मुझ पर निर्भर नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ बाहर का खाना ही दिखता है, लेकिन खाने के अलावा भी इंसान के अनेक खर्चे होते हैं जिनकी पूर्ति करनी पड़ती है। अनाप शनाप खर्चों से घर नहीं चलता, बल्कि बर्बादी होती। सीमा भी राजीव को सुनाने लगी, तो मैं अनाप शनाप खर्चे करती हूँ, खाना ही तो खाती हूँ, उसमें भी तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती। जिस दिन मेरे कपड़े और मेकअप का खर्चा उठाओगे उस दिन तो तुम्हारी बोलती ही बंद हो जाएगी। वह तो मेरे मायके वाले इतने अमीर हैं जो मेरे खर्चे उठाते हैं, वरना तुम जैसे स्कूल मास्टर के पास कुछ भी नहीं। राजीव चिढ़कर बोला, महीने की 40,000 सैलरी कम नहीं होती। इतने में 10 सदस्य आराम से महीना भर दाल रोटी खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अनाप शनाप खर्चों की वजह से मेरी सैलरी 15 दिन में ही खत्म हो जाती है। सीमा भी राजीव को खरी खरी सुनाने के मूड में आ गई और वह चीख कर बोली, पता नहीं कैसे भिखमंगों के घर में माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन उन्हें यह टटपुंजिया स्कूल मास्टर ही पसंद आया। राजीव बोला, सीमा तुम हद से आगे बढ़ रही हो। अमीर से अमीर आदमी भी यदि अपनी पत्नी को रोज होटल में खाना खिलाने लगा तो एक दिन वो भी कंगाल हो जाएगा। सीमा को ऐंठ कर बोली, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं, यदि मेरा खर्चा नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो। राजीव सीमा की यह बात सुनकर सन रह गया। सीमा के दिमाग में कोई बात घुसने वाली नहीं थी, इसीलिए वह उससे अधिक बहस भी नहीं करना चाहता था। सीमा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद वह सूटकेस में अपने कपड़े भरकर बाहर निकली और बोली, कंगाल पतिदेव संभालो अपना घर, मैं तो चली। जिस दिन मेरा खर्चा उठाने लायक हो जाओ उस दिन मुझे ले आना, लेकिन इससे पहले अपने माँ बाप से अलग रहने का इंतजाम कर लेना। राजीव और उसके माँ बाप ने सीमा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। सीमा ऐठ कर मायके आ गई। सीमा के पिता को बेटी के भविष्य की चिंता सताती रहती थी, लेकिन माँ बेटी के सामने उनकी एक न चलती। सीमा की माँ अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाती कि अपनी जिद मत छोड़ना, एक ही बात पर अड़ी रहना, ससुराल जाना है तो अलग रहना है,
देखना, दामाद जी मजबूर होकर तुम्हारी बात मान लेंगे, परंतु वह समय नहीं आया। 1 साल हो गया, सीमा अपने मायके में थी। ना तो राजीव झुका और ना ही सीमा झुकने को तैयार थी। इस 1 साल में सीमा के पिताजी की हृदयाघात के कारण अकस्मात मृत्यु हो गई। भाई परेशान रहने लगा। वह अपनी बहन को समझाता कि बहन, इतना गुस्सा ठीक नहीं, अपने ससुराल चली जाओ। लेकिन सीमा कहती, मैं अब उस कंगाल घर में नहीं जाऊंगी, मुझे जीवन ढंग से जीना है, मैं राजीव से तलाक लूंगी। कुछ महीने बाद सीमा के भाई की भी शादी हो गई। भाभी के साथ उसका 36 का आंकड़ा रहने लगा। सीमा ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। अब बेटी को मायके में रखना सीमा की माँ के लिए भी दुष्कर हो गया। बहू को सीमा फूटी आंख नहीं सुहाती। सीमा की माँ अपनी बेटी की तरफदारी करती तो बहू से झगड़ा हो जाता। बुढ़ापे में माँ को भी 2 रोटी खानी थी, इसीलिए बहू बेटे से बनाकर रखना भी जरूरी था। नतीजा यह हुआ कि सीमा की माँ अपनी ही बेटी की अवहेलना करने लगी। वह सीमा को कई बार कहती, अपनी ससुराल चली जाओ बेटी, मायके में कभी भी बेटियों का गुजारा नहीं होता, आखिर तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, यूं कब तक मायके में बैठी रहोगी। पहली बात अलग थी, अब घर में बहू आ गई। मायके में रहते हुए 2 साल होने को आए थे, लेकिन सीमा का घमंड अभी तक वैसा ही था। वह अपनी माँ से भी झगड़ा करने लगती और कहती, छोटे और गरीब लोगों के घर में मुझे ब्याहते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपने यह नहीं सोचा कि आपकी बेटी उस घर में गुजारा कैसे होगा? मैं इतनी सुंदर पढ़ी लिखी, क्या मेरी किस्मत में वही गरीब घर ही लिखा था? और वह कंगाल स्कूटर मास्टर मेरे खाने तक का खर्चा तो वह उठा नहीं सकता, जिंदगी भर साथ क्या निभाएगा? मेरा अंतिम फैसला यही है कि मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए। और सीमा ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। नोटिस मिलने पर राजीव सीमा से मिलने आया। उसने सीमा को मनाने की बहुत कोशिश की कि वह अपने घर लौट आए। सीमा ने राजीव से पहला प्रश्न यही पूछा, क्या आपने अलग घर ले लिया है? राजीव बोला, नहीं सीमा, मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं रह सकता। ऐसी बचकानी हरकत मत करो, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, कोई दूसरा बेटा तो है नहीं जो वह उनके पास जाकर रह लेंगे। मैं ही हूँ जिन्हें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है। आखिर तुम्हें मेरे माँ बाप से दिक्कत क्या है? वह तो तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करते, जो मर्जी आए खाओ, जो मर्जी आए पहनो। वह तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोकते, फिर तुम्हें अलग रहने की जिद क्यों है? सीमा ऐठ कर बोली, तो फिर तलाक के लिए तैयार हो जाओ। राजीव जाते समय बोला, सीमा, हर बात के लिए जिद अच्छी नहीं होती। इतना ध्यान रखना कि कोर्ट के फैसले इतनी आसानी से नहीं हुआ करते। जब तक कोई ठोस आधार ना हो, तलाक आसानी से नहीं मिलता। राजीव सीमा को समझाने में नाकामयाब रहा और वह अपने घर वापस लौट आया। कोर्ट ने दोनों को 6 महीने का समय दिया ताकि वह दोनों अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कर सके। सीमा राजीव से बात करने को तैयार नहीं हुई। 6 महीने ऐसे ही निकल गए। सीमा को घमंड था कि वह बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी है। 6 महीने में ही उसे तलाक मिल जाएगा और वह किसी धनवान लड़के से दोबारा शादी कर लेगी। अखबारों, इंटरनेट और पत्रिकाओं में न जाने कितने लड़कों के रिश्ते वह रोज पढ़ती थी। वह तो विदेश तक के ख्वाब देखती थी। सोचती थी कि राजीव से मोटी रकम हथिया लेगी और फिर किसी विदेशी लड़के से शादी कर लेगी। इंटरनेट पर कितने ही फॉरेनर लड़कों के रिश्ते मिल जाएंगे। अंत में आज 11 साल बाद सीमा को तलाक मिल गया, लेकिन उसके मन में एक खालीपन सा आ गया था। वह अपने आप को उदास और हताश महसूस कर रही थी। विचारों से बाहर आई तो अंधेरा घिर चुका था। चारों तरफ घरों की बत्तियां जल गई थी, लेकिन उसके अंदर असीम अंधेरा था। उसका सौंदर्य जाते ही घमंड न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब उसकी समझ में आ चुका था, इस दुनिया में अब कोई उसका साथ नहीं। पिता पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। भाई भाभी उससे विमुख हो गए। माँ भी अपने बहू बेटे के सुर में सुर मिलाती। अब उसका कौन है? आधी उम्र बीत जाने के बाद वह जीवन में सहारा ढूंढ रही थी। सीमा सोचने लगी, क्या वह दूसरा विवाह कर सकती है? लोग तो बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। सीमा का मन हुआ कि वह कहीं भागकर चली जाए। आज उसका अंधकार भी चकनाचूर हो गया था। थके कदम राजीव के घर की तरफ बढ़ रहे थे। अपने कदमों पर सीमा का जोर नहीं था। वह राजीव के घर पहुंच गई। सीमा ने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुला तो सामने राजीव खड़ा था।
दोनों एक दूसरे को शांत शिथिर भाव से कुछ देर देखते रहे। दिल में एक गुबार था जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा था। सीमा ने नम आंखों से राजीव को देखते हुए कहा, राजीव, मैं थक चुकी हूँ, कुछ देर बैठना चाहती हूँ। राजीव दरवाजे पर खड़ा रह गया और सीमा अंदर आकर सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। राजीव एक गिलास पानी ले आया, सीमा को पिलाने लगा। फिर वह उठकर सीधी बैठ गई, सिर झुकाकर बोली, सब कुछ खत्म हो गया। राजीव बोला, नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जीवन कभी खत्म नहीं होता, आशाएं कभी नहीं मरती। सीमा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम एक दूसरे के पास वापस नहीं आ सकते क्या? मैंने आपको बहुत कष्ट दी, लेकिन सच मानिए, बहुत पहले ही मैं समझ गई थी कि मैं जो कर रही हूँ वह सही नहीं है। राजीव बोला, फिर तुम लौट कर क्यों नहीं आई? इतना समय क्यों लगा दिया? सीमा बोली, बस विवेक का पर्दा पूरी तरह से हटा नहीं था। अहंकार की दीवार तड़क गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। मुझे अहंकार था कि तुम मुझे कभी भी तलाक नहीं दोगे। मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड था, लेकिन जब तुमने भी कह दिया कि तुम्हें मुझे तलाक चाहिए तो मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। तुम्हारे कहे हुए शब्दों के साथ ही हमारा तलाक भी हो गया। यकीन मानो, आज कोर्ट का फैसला आने से पहले तक मुझे यही उम्मीद थी कि तुम मुझसे कहोगे, सीमा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अपने माँ बाप से अलग रहने को तैयार हूँ। राजीव बोला, सीमा, तुम नहीं जानती कि इन अदालतों और वकीलों के चक्कर में कितने ही घर परिवार बर्बाद हो गए। मुझे तो लगा कि 1-2 साल में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम तलाक का मुकदमा वापस ले लोगी। परंतु जब 11 साल निकल गए, जवानी साथ छोड़ गई, तब मैंने अपनी सहमति दे दी। सीमा कुछ पल तक राजीव के चेहरे को देखती रही, फिर बोली, तो क्या आप अदालत के फैसले को मानोगे? राजीव के दिल में कसक सी उठी। वह बोला, यकीन मानो, मेरे मन में कभी भी तुम्हें ठुकराने की बात आई ही नहीं थी। यह तो तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हो गया था। सीमा ने नम आंखों से कहा, तो फिर क्या तुम्हें मन का फैसला मंजूर है? राजीव कुछ नहीं बोला, बस उसने हताश उदास सीमा को अपने सीने से लगा ली। तो दोस्तों, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। जो लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आगे शेयर कीजिएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।